नमस्कार, ज्ञान व विद्या शिक्षा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना चाहूंगी। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या होता है और इससे हमारे सिलेबस में दो क्वेश्चन आने की संभावना लगभग रहती है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान यानी खोज होती है, क्रियात्मक यानी क्रिया करके, यानी जो किसी भी संस्था में क्या होती है, ये क्या है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित होने की वजह से, जैसे समझ लो एक विद्यालय है, आपको पहले बेसिक नॉलेज में हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, एक विद्यालय है। तो जब एक विद्यालय में क्या होती है, समस्याएं, अब प्रत्येक विद्यालय होगा उसमें प्रबंधन से संबंधित, बालकों की दैनिक कार्यों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, ठीक है, इस तरह की क्या होगी, समस्याएं जरूर आएंगी, मूल्यांकन से संबंधित। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन समस्याओं के समाधान को एक विशेष तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। इन समस्याओं का योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, उनको सुलझाया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, बेसिक नॉलेज में क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो देखिए, क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में। यानी ये जो क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा है, यह सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, अमेरिका में। ठीक है, जब ये अमेरिका में शुरू हुई तो इसका सबसे प्रथम, यानी इस शब्द का, क्रियात्मक अनुसंधान नाम का कोई शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पोलिवर ने। सर्वप्रथम प्रयोग पोलिवर नाम के व्यक्ति ने किया था। जब पोलिवर नाम के व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया तो 1946 में अमेरिका से एक घटना चल रही है। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले पोलिवर नाम का एक विचारक था, मनोवैज्ञानिक था, जिसने क्रियात्मक अनुसंधान पर क्या की, क्रियात्मक अनुसंधान पर सबसे पहले प्रयोग किया कि एक शैक्षिक कार्यों से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक अनुसंधान होना चाहिए जिसका नाम क्रियात्मक अनुसंधान रखा गया। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो अपने सन 1946 में इनमें एक व्यक्ति का नाम था लेनिन ने इस पर क्या किया, सुधार किया। तो पोलिवर ने तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग कर दिया। जब इस पर धीरे धीरे लोगों को इस पर पता चला तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें सुधार करने का प्रयास कर 1946 में लेनिन ने बहुत ज्यादा क्या किए, सुधार कार्य किए। ठीक है, अब ये तो थे ये जो पोलिवर है, इन्होंने शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाया था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि अभी हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारी शिक्षा से संबंधित है वो, तो शिक्षा से संबंधित यानी शैक्षिक क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, शैक्षिक क्षेत्र में अनुप्रयोग किसने किया, शैक्षिक क्षेत्र में अनुप्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे नाम के मनोवैज्ञानिक ने, विचारक ने क्रियात्मक अनुसंधान को शैक्षिक क्षेत्र में अनुप्रयोग किया। यानी क्वेश्चन आ जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान का शैक्षिक क्षेत्र में सबसे पहले अनुप्रयोगकर्ता कौन है, तो आएगा स्टीफन एम कोरे। और आ जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, पोलिवर ने किया। अब आती है बात कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रमुख व्यक्ति, या ये कह सकते हैं कि इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान पर कार्य किया, तो कौन होंगे, 1 नंबर तो पोलिवर, 2 नंबर ये लेनिन, 3 नंबर होंगे स्टीफन एम कोरे, और चौथा नंबर नाम आता है हेरिक। ये 4 मनोवैज्ञानिक आपको याद रखने हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, पोलिवर, लेनिन, स्टीफन एम कोरे और हेरिक। ठीक है, अब देखो, ये तो इसकी बेसिक नॉलेज। अब आता है क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो सन 19वीं शताब्दी में ये स्टीफन एम कोरे ना, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया था। तो सन 19वीं सदी में
बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और उन समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से सुलझाना था। इसके लिए स्टीफन एम कोले ने बहुत सारे अनुप्रयोग किए और इसी वजह से इसको क्रियात्मक अनुसंधान को शैक्षिक विषयों से या शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में कोई भी विद्यार्थी क्या होता है? अनुसंधान नहीं कर सकता। इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होता है? अनुसंधानकर्ता। तो अनुसंधानकर्ता कौन होता है? या तो शिक्षक या जो उसका स्कूल का जो मेन होता है ना, वो प्रबंधक या व्यवस्थापक, ठीक है, या निरीक्षक ये इसके क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की प्रणाली है तथा समस्या का संबंध किससे होता है? विद्यालय से। तो समस्या का संबंध किससे होता है? विद्यालय से। तो क्वेश्चन आ गए अपने कि विद्यालय की समस्या समाधान की प्रणाली से संबंधित है। तो अपने पास 4 ऑप्शन आ जाए, उसमें से हमें क्या करना है? क्रियात्मक अनुसंधान राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अपने आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसका क्षेत्र कहाँ तक है? उसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो हम उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र विद्यालय से संबंधित जोड़ा जाता है, लेकिन विद्यालय के क्षेत्र के बाहर भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में विद्यालय से संबंधित है, इसलिए हम सिर्फ विद्यालय से संबंधित क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है क्रियात्मक अनुसंधान है, उसका क्षेत्र सबसे पहला जो नंबर है वो आता है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। तो सबसे पहला तो आएगा बालकों की दैनिक कार्यों से संबंधित, बालकों के दैनिक कार्यों से संबंधित। बालकों के दैनिक कार्य। अब बालकों के दैनिक कार्य क्या होते हैं? दैनिक कार्य यानी दैनिक जो समस्याएं होती है उनसे संबंधित। कार्य को आप समस्या भी मान सकते हो, बालकों की दैनिक समस्याओं से संबंधित या बालकों के दैनिक कार्यों से संबंधित। तो बालकों के जो दैनिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे समझ लो चोरी करना, झूठ बोलना, लगातार विद्यालय में अनुपस्थित रहना, या फिर किसी अन्य बच्चों को परेशान करना, ठीक है, पढ़ाई न करना, या जो अन्य संबंधित मतलब बालकों की शरारत करना, झूठ बोलना इत्यादि जो प्रमुख समस्याएं होती है, उन समस्याओं का क्या किया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से सुलझावा किया जाता है। यानी वो बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, उस कारण का पता लगाया जाता है। जैसे कई होता है ना विद्यालय में चोरी लगभग हम कई विद्यालयों में देखते हैं कि हर क्लास में लगभग एक न एक बच्चा चोर जरूर होता है। तो वो चोरी क्यों कर रहा है? ऐसा थोड़ा कि सीधा ही उसे दंड दे, उसके कारण का पता लगाना, फिर कारण का पता लगाकर उस पर कोई वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या को सुलझाना, उस समस्या को समाधान करना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो इसका क्षेत्र सबसे पहला हो गया बालकों के दैनिक समस्याओं से संबंधित। दूसरा जो है वो होता है आपके शिक्षण से संबंधित समस्याएं। शिक्षण से संबंधित समस्याएं। ठीक है, अब देखो शिक्षण से संबंधित समस्याएं क्या होगी कि बालक पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहा है? ये तो पढ़ने से संबंधित है। बालक पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, बालक को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या बालक लगातार अपने याद क्यों नहीं कर रहा है, वो गृह कार्य क्यों नहीं करके आ रहा है। ये सब समस्याएं किससे होगी? शिक्षण से संबंधित। तो इसमें क्या होगा? जैसे बालक अशुद्ध उच्चारण क्यों कर रहा है, मतलब कई बच्चे होते हैं ना वो पाठ को उनको मतलब
कका की सब कुछ आते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जैसे 12 खड़ी आती है, वर्णमाला पूरी आती है, एबीसीडी उनको पूरी आती है, लेकिन फिर भी लिखना पूरा आता, लेकिन वो कई बार अशुद्ध उच्चारण करना गलत कर देते हैं। तो उच्चारण से संबंधित अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, वो गृह कार्य से संबंधित पढ़ने में उनकी दिक्कत क्यों आ रही है, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, उनको याद क्यों नहीं आ रहा, जैसे स्मरण संबंधी कई ये जो समस्याएं होती है। तो शिक्षण से संबंधित ऐसी समस्याएं जो मैंने बता दी, वो सब उन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, और वो क्या कहलाती है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है। और तीसरा होगा मूल्यांकन से संबंधित, मूल्यांकन से संबंधित समस्या। मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं कौन सी होगी, देखो, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। कई बार क्या होता है, जैसे एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में एक टीचर ने चेक की, तो उस बच्चे के आ रहे हैं समझ लो 10 नंबर, ठीक है। दूसरे टीचर ने वही कॉपी चेक की, तो क्या आएंगे, 8 नंबर। तो इस तरह हो गया मूल्यांकन में अंतर। तो मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है, कई बार दोषपूर्ण होती है, यानी पेपर अगर हम पेपर सही नहीं बनाएंगे, पेपर अगर अच्छा नहीं बनेगा, मतलब पेपर कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, है ना, पेपर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, पेपर विश्वसनीय होना चाहिए। अगर ये सब इसमें गुण नहीं होंगे, वो अपने आगे आएगा कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो मूल्यांकन से संबंधित समस्या उनमें आता है कि जैसे एक ही जैसे पेपर है, उसके अंदर अगर बच्चे के एक ही प्रश्न पत्र में अगर अलग अलग नंबर आए, एक ही अलग अलग टीचर द्वारा अगर एक ही कॉपी को चेक किया जाए, तो उसमें अगर अलग अलग नंबर आए, इसका मतलब मूल्यांकन प्रणाली क्या है, दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, या फिर जो उनका योग्यता या मानसिक स्तर के अनुसार उनको नंबर न मिलना, जैसे उनकी योग्यता जितनी है उस हिसाब से उनको नंबर नहीं मिल रहे, यानी प्रतिभाशाली बालक और उसको प्रतिभाशाली बालक के अकॉर्डिंग उसको नंबर नहीं मिल पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो समस्या मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं होती है। तो इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, मूल्यांकन अधिक होना, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन अधिक होते हैं, उस स्थिति में प्रश्न पत्र से संबंधित समस्याएं मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं के अंतर्गत आती है। तो इस तरह इन तीनों समस्याओं, ये जो मेन पॉइंट्स है, 3 मुख्य बिंदु, इनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, कि क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार का होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। विशेषता, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यही पहला क्वेश्चन कि यह विद्यालय की दैनिक समस्याओं से संबंधित है। विद्यालय में जो दैनिक प्रबंधन से संबंधित समस्या हो, भले शैक्षिक समस्या हो, किसी भी तरह की वातावरणीय समस्या, उन सब समस्याओं का समाधान करने का कार्य कौन करता है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, विद्यालय की दैनिक समस्याओं से संबंधित, विद्यालय की जितनी भी दैनिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो समस्याएं होती है, उनका क्या करना, उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य कौन करता है, क्रियात्मक अनुसंधान करता है, उनका समाधान, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आपके होगा, क्रियात्मक अनुसंधान में केवल उसी समस्या का समाधान किया जाता है जो विद्यालय से संबंधित हो, ठीक है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में केवल उसी समस्या का समाधान किया जाता है जो किससे संबंधित हो, विद्यालय से। विद्यालय से जो समस्या संबंधित है उसी का ही क्या किया जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा। तीसरा जो है, इसमें समस्या समाधान कैसे होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। तो वैज्ञानिक तरीके से समस्या समाधान, वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, ओके। और जो लास्ट होगा वो होगा, इसमें क्या किया जाता है, पहले इसके जो चरण है वो भी बताऊंगी। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें पहले जैसे हम किसी भी कार्य की योजना बनाते हैं पहले, उसके बाद उस पर
अमल करते हैं, उसके बाद उन कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। तो उससे पहले क्या किया जाएगा, रूपरेखा बनाई जाएगी कि वो समस्या को पहचानने से संबंधित रूपरेखा बनाई जाएगी। उनके क्रियात्मक अनुसंधान के पहले चरण है, वो चरण पूरे करेंगे। उन चरणों को पूरा करने के बाद इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो रूपरेखा बनाकर कार्यान्वित, रूपरेखा बनाकर क्या किया जाता है, इसको कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, इस तरह रूपरेखा बनाकर क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की जो दैनिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित वातावरण का क्या किया जाता है, उनसे संबंधित समस्याओं को आगे समाधान किया जाता है। ठीक है, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी इसको माना जाता है। तो यह एक विशेषता हो जाएगी, विद्यालय का संगठन और व्यवस्था। विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार की है, जरूरी नहीं है सिर्फ शैक्षिक कार्यों से संबंधित है ना, मैंने भी कहा ना कि प्रबंधन से भी संबंधित है, वातावरण से भी संबंधित है। यानी विद्यालय में जो भी क्षेत्र होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, सारे क्षेत्रों से ये संबंधित है, लेकिन वो सिर्फ विद्यालय से संबंधित होना चाहिए। तो विद्यालय के संगठन और व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं में सुधार भी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो आता है शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। शिक्षण उद्देश्य जो मैंने बताया आपको, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सहायता मिलती है। दूसरा जो है वो है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्योंकि जब शिक्षण करवाएंगे तो उस समय कोई न कोई समस्याएं आएगी, और वो समस्या उस शिक्षण करवाने वाले व्यक्ति या उस संस्था की क्या आएगी, आड़े आएगी, तो बच्चे को पूर्ण रूप से अधिगम नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उन समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो शिक्षक को व्यवसायिक दृष्टि से निपुण बनाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। किसी भी शिक्षक को व्यवसायिक दृष्टि से निपुण बनाया जाता है तो क्या होता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान का ही योगदान होता है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समय समय पर अनुसंधान किए जाते हैं, तो यह क्या नवीन है। और दूसरा, विद्यालय में कौन होते, बालक होते हैं, तो ये बाल केंद्रित व्यवस्था भी मानी जाती है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नवीन और बाल केंद्रित व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की शुरुआत की गई है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान के चरण पढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आएगा समस्या की पहचान, यानी समस्या का ज्ञान। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान के ये जो चरण बताए हैं वो किसने बताए हैं, लेस्टर एंडरसन के द्वारा। लेस्टर एंडरसन नाम के विचारक ने, मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण बताए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है समस्या का ज्ञान। यानी किसी भी विद्यालय में सबसे पहले उनमें क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या को सबसे पहले जानना, यानी पहचानने का कार्य सबसे पहला चरण है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान के चरण पूछे जाते हैं कई बार कि चरण का क्रम बताइए, या फिर 4 हमें पॉइंट से दिए जाते हैं और उसमें से हमें एक चरण उसमें दे दिया जाता है, 3 अलग दे दिए जाते हैं, तो हमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो हमें ये चरण याद करने चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, किसी भी समस्या का ज्ञान या उसकी पहचान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान या ज्ञान, तो सबसे पहले समस्या की पहचान होनी जरूरी है। दूसरा है जो प्रस्ताव आते हैं उन पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श। यानी जो समस्याएं आती है सामने, जो समस्याओं के प्रस्ताव हमारे सामने आता है उस पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श। यानी बैठकर उस पर क्या किया जाता है, चर्चा की जाती है कि ये समस्या क्यों आई, किस प्रकार से आई, और इस पर हम किस प्रकार से आगे कार्यवाही कर सकते हैं। यह समस्या बड़ी है या छोटी है, तो ये विचार विमर्श निरीक्षक के द्वारा या व्यवस्थापक या प्रबंधक के द्वारा की जाती है। तीसरा जो इसका चरण है वो है, जो विचार विमर्श कर लिए तो क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा।
तो कार्य योजना का निर्माण, कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, कार्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, यानी वो योजनाएं बनाई जाएगी कि उस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, कल्पनाएं की जाएगी कि इस तरह से अगर हम करेंगे, कल्पना उपकल्पना परिकल्पना की जाएगी और कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा कि हमें उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, उस पर समाधान करने के लिए हमें क्या की जाएगी, योजना बनाई जाएगी, उस पर कार्य किस प्रकार किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है। चौथा जो चरण है वो होता है तथ्यों को संग्रहित करना, तथ्यों को संग्रहित करना। अब आगे कार्य शुरू किया जाएगा, तो तथ्यों को संग्रहित किया जाएगा कि तथ्य यानी फैक्ट, जो किस कारण से यह समस्या हो रही है, उस कारण उन कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी, उनको संग्रहित किया जाएगा कि किसकी वजह से यह जो बालक है या विद्यालय है उसमें समस्या पनप रही है। ठीक है। पांचवा जो कारण है वो है ये जो कार्य योजना की गई है इसका क्या किया जाएगा, कार्यान्वयन, कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा, कार्यों का क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन। ये जो तीसरा चरण है इसको फिर क्या किया, पहले निर्माण किया जाएगा और फिर जो योजना बनाई जाएगी उसका क्रियान्वयन, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। छठा जो चरण है, जब हमने क्रियान्वित कर लिया तो यानी उस पर कार्य कर लिया, कार्य करने के बाद हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, उसके परिणाम। तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम को कहते हैं निष्कर्ष, यानी निष्कर्षों की प्राप्ति, निष्कर्षों की प्राप्ति, निष्कर्षों की प्राप्ति की जाएगी कि क्या निष्कर्ष निकले हैं, जो हमने कार्य किया था, जो रूपरेखा बनाई थी, जो हमने कल्पनाएं की थी, उस पर यह खरा उतरा है या नहीं उतरा, जो हमने जिस प्रकार की योजना बनाई वो सही आई, उसका प्रभाव सही आया या गलत प्रभाव आया, विद्यालय के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो यह क्या होते हैं, निष्कर्ष। ये निष्कर्षों की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उससे पता चल जाएगा ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। फिर उस पर क्या दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। फिर अंतिम जो आएगी सुझाव। सुझाव का मतलब है दूसरों के परिणाम देखना, दूसरों के परिणाम देखना, दूसरों के परिणाम देखे जाएंगे कि किस प्रकार से ये जो निष्कर्ष मिले हैं वो निष्कर्ष दूसरे व्यक्तियों के साथ हमने जो किया उसके परिणामों से मैच करता है या नहीं करता, जितना हमने कार्य किया है उतना ये उस स्टैंड तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस प्रकार देखो, सबसे पहला चरण है लेस्टर एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समस्या समाधान, दूसरा आता है विचार विमर्श, तीसरा आता है कार्य योजना का निर्माण और उपकल्पनाएं, चौथा आएगा तथ्यों को संग्रहित करना, तथ्यों को संग्रहित करना, और पांचवा आएगा क्रियान्वयन यानी कार्यों का क्रियान्वयन करना, और छठा आएगा निष्कर्षों की प्राप्ति, और अंतिम जो चरण है वो आएगा सुझाव या दूसरों के परिणाम। अब देखना, अब जैसे समझ लो अपने क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा सोपान किसी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। सोपान है, इनको चरण भी बोल सकते हो, सोपान भी बोल सकते हो। जैसे समझ लो 4 अपने ऑप्शन आ जाते हैं, सभी पहलुओं का अध्ययन करना, इसके अलावा एक आपको दे देती हूँ समस्या का समाधान करना, उपकल्पना का निर्माण करना, या पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का संरचनात्मक अध्ययन करना। तो इसमें क्या आएगा, उपकल्पना का निर्माण। देखो उपकल्पना नाम आया तो इसका मतलब जो 3 गलत है और ये क्या हो जाएगा, इसका सोपान है तो ये सही है। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है, तो समझ लो आ जाए कि विद्यालय की उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है, या फिर शिक्षक की शिक्षण का परीक्षण किया जाता है, या फिर अपने आ जाए शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है, या फिर विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार नंबर 4 इसका राइट आंसर होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रियात्मक अनुसंधान जो अपने छोटा ही पार्ट है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लगभग पिछले एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, पिछले एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं भी आपकी तरह अध्ययनरत हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इसमें कुछ और अलग जो फैक्ट है इसमें और ऐड करने की कोशिश करें, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और मिलते हैं अब अगले जो टॉपिक आएगा उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।